सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज नीरज सिंह, स्टडी पॉइंट ग्रेटर नोएडा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए हिंदी ग्रामर, जिसमें आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं समास को। वो विद्यार्थी भी कंटिन्यूटी बना के रख सकते हैं जो इन लोगों को आगे टीचिंग एग्जाम्स को देना है। तो जिन्होंने बीएड कर चुका है वो लोग सीटेट एग्जाम्स के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले समास के बारे में। अगर मैं समास के बारे में आपको बोलूं तो मैंने पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख दिया पहले से ही। क्या लिखा हुआ है? दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बने हुए नए शब्द को या बनाने के शब्द को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अगर मैं समास की बात करूं तो समास क्या है हमारे पास, जिसके लिए कंपलसरी कि दो पद आपके पास होने चाहिए। अगर मैं समास की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो समास में सबसे पहला जरूरी है कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि समास हमारे पास किस काम आता है और कहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यह समास कौन से वाले समास से बिलोंग करता है। क्लास 9th और 10th और 11th 12th के बच्चे तो बेसिकली फोकस करें कि समास आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से जो शब्द मिलकर बनता है उसको हम लोग समास कहते हैं। लेकिन समास के लिए कम से कम दो पदों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहली बात करूं तो समास के लिए कम से कम दो पद का होना जरूरी है, जिसमें पहले पद को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोला जाता है पहले पद को? पूर्व पद, जो पद पहले हो। और दूसरे पद को बोलते हैं हम लोग उत्तर पद। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल के थ्रू चले हम लोग तो यहां पर एग्जांपल होगा आपके लिए, जैसे गंगा जल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है गंगा जल। तो यहां पर दो शब्द हमारे पास, पहला शब्द जिसको हम लोग पूर्व पद कहेंगे वो होगा हमारे पास गंगा, और उसके बाद में प्लस दूसरा जो होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा? जल। अगर मैं गंगा और जल की बात करता हूं तो दो ये अलग अलग शब्द है हमारे पास में, जिसमें पहला पद जो गंगा है उसको हम लोग पूर्व पद बोलेंगे और दूसरा जो हमारे पास जल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों का समावेश कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? ये बन जाएगा गंगा जल। क्या बन जाएगा? गंगा और जल, गंगा जल। इसको कहते हैं हम लोग क्या हिंदी में? समास। यानी दो शब्दों को एक साथ ज्वाइन करके एक नया शब्द बनाना, यानी दो शब्दों के मेल से जब तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है हमारे पास में? यानी कि उसके समावेश से जो शब्द मिलता है उसे कहते हैं हम लोग गंगा जल, यानी कि समास। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं इसी के अंतर्गत कि समास हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो रही है, इसलिए एक बार देखें। समास के जो प्रकार होते हैं, समास हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 6 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ठीक है। 6 टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बाद आता है हमारे पास में कर्मधारय समास, उसके बाद आता है द्विगु समास, फिर आता है हमारे पास बहुव्रीहि समास, और आता है द्वंद्व समास, और आता है अव्ययी भाव समास। तो ये 6 टाइप के हमारे पास समास होते हैं। इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लेके चलेंगे वो डिस्क्रिप्शन लेके चलेंगे। इन 6 के 6 को मैं डिफाइन करूंगा आज आपको विद एग्जांपल एंड देयर डेफिनेशन। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए वीडियो के साथ में। अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल लूं छोटा सा आपके सामने कि इनको पढ़ने के बाद आपको कैसा होगा, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको होगा। जैसे मैंने लिखा है चौराहा। क्या लिख दिया मैंने? चौराहा। चौराहा आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा कि हमारा घर जो है चौराहे के नजदीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें कौन सा समास छिपा हुआ है हमारे पास? अगर मैं चौराहा बोलूं तो इसको अगर डिस्क्राइब करो तो क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह या समावेश, एक ही बात है। 4 राहों का समूह या समावेश, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग चौराहा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं स्टूडेंट्स कि ये कौन सा वाला समास है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो वो चीजें आफ्टर वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जब इनको पढ़ लेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, कौन से समास हमारे पास, तो उसके बाद हमें ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा समास का एग्जाम्पल है आपके सामने। अगर मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि ये चौराहा जो शब्द है हमारे पास, उसमें क्या आ रहा है हमारे पास में? संख्यावाचक शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? संख्यावाचक शब्द। अगर किसी भी शब्द में संख्यावाचक शब्द आता है तो वो किस समास से बिलोंग करता है? वो समास होता है हमारे पास द्विगु समास। तो चौराहा शब्द में जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो इस टाइप से आप लोगों को एमसीक्यूज में ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर वी विल गिव यू सम एमसीक्यूज क्वेश्चंस आल्सो, सो प्लीज मेक अ कंटिन्यूटी विद आवर चैनल। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये 6 टाइप के जो समास है हमारे पास में वो कौन कौन से समास किस किस जगह हम लोग यूज करते हैं और उनके एग्जांपल्स किस तरीके से आते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास की। अगर मैं तत्पुरुष समास की बात करता हूं स्टूडेंट्स तो बात करेंगे
तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब कितने बच्चे ये बोलते हैं कि क्या सर उत्तर पद क्या होता है, प्रधान क्या होता है? तो उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है इसके अंदर में। याद रखना स्टूडेंट्स कि उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा, यानी मेन पद जो होगा वो उत्तर पद होगा, और पूर्व पद जो है वो क्या है, इसमें गौण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, रसोई के लिए घर, एक संक्षिप्त वाक्य लिखा गया, रसोई के लिए घर। इसमें कुछ ऐसे भी वाक्य, ऐसे भी शब्द होते हैं हमारे पास, दो या दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं वो जो लुप्त हो जाते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो यहां पर केवल रसोई और घर की बात की गई, तो रसोई घर। इसमें रसोई क्या है हमारे पास में, रसोई यहां पर उत्तर पद, और घर जो है यहां पर क्या है वो पूर्व पद की बात की जा रही है। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर दही बड़ा की बात करें तो दही बड़ा यानी कि दही में डूबा हुआ बड़ा, यहां पर मैं डूबा हुआ, ये क्या है, एक लुप्त पद है। क्या चीज है, इसको याद रखना एक बार, लुप्त पद। जो लुप्त पद होते हैं हमारे पास में वो बीच के पद होते हैं जो केवल सेंटेंस को एक वे में बोलने के लिए, जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। अब भाई दही बड़ा है तो दही और बड़ा अलग अलग थोड़ी होगा हमारे पास, दही बड़ा है, दही में डूबा हुआ बड़ा है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, दही बड़ा यानी दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दही और बड़ा तो ठीक है, लेकिन मैं डूबा हुआ जो सेंटेंस है वो लुप्त वाक्य है। किसके अंदर में, दही बड़ा के अंदर में। अगर मैं यहीं पे रसोई के लिए घर की बात करूं तो रसोई घर में के लिए नहीं आ रहा है, केवल रसोई घर आ रहा है। क्लियर है ना? तो के लिए जो है वो लुप्त पद है हमारे पास। दूसरा, दही बड़ा यानी दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही बड़ा के अंदर में कौन सा, मैं डूबा हुआ, ये क्या है, लुप्त पद है हमारे पास में। तो इस टाइप के समास को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। एक बार याद रखना स्टूडेंट्स आप सभी लोग, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है हमारे पास में, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है आपके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं दूसरे समास की, तो दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में मैं बात करूं तो पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, इसका विशेष्य होता है। तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे समस्त पद हो गया, विग्रह होगा। समस्त पद में क्या हो गया, जो एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे नीला अंबर, अगर मैं नीला अंबर की बात करता हूं और इसको विग्रह करता हूं, विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना, और समावेश यानी कि समस्त पद का मतलब है एक साथ जोड़ना। जैसे समस्त परिवार, क्लियर है कि नहीं है? तो समस्त परिवार मतलब पूरा परिवार एक साथ रहता हो। तो इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं, शादी के कार्ड में आप लोगों ने इनविटेशन देते हुए देखा होगा, टू समस्त परिवार, विद होल फैमिली, ऐसा लिखा जाता है ना, तो पूरे परिवार के साथ, तो कोई पर्टिकुलर मेंबर के साथ नहीं है। तो यहां पर क्या है, नीला अंबर मतलब नीला है जो अंबर, तो यहां पर भी क्या है हमारे पास, है जो वो शब्द क्या है, लुप्त शब्द है हमारे पास, तो उन पे ध्यान नहीं देना। यहां पर सिर्फ ये रखना है कि जो इसका पहला पद है वो विशेषण, और जो इसका दूसरा पद जो अंबर है वो क्या है हमारे पास, विशेष्य है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं, जैसे नीलकंठ। मैंने एग्जांपल भी पता आप लोगों को, बहुत ही कॉमन एग्जांपल लिया, जिन लोगों को, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, भगवान शिव को कहते हैं हम लोग कि नीला जिनका कंठ, जिन्होंने विष पी लिया था उसकी वजह से उनका कंठ जो नीला होता है, उसकी वजह से हम उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। तो नीलकंठ यानी कि नीला है जो कंठ, और यहां पर है जो वो शब्द क्या, लुप्त शब्द है, लेकिन नीलकंठ को अगर हम लोग विग्रह में लिखते हैं यानी अलग अलग करके लिखते हैं तो हो जाएगा नीला है जो कंठ। एक वाक्य को बनाने के लिए प्रयोग किए गए वर्ड जिनको हम लोग लुप्त शब्द कह रहे हैं, और जो वो क्या है, समस्त पद के अंदर में लुप्त हो जाते हैं। जैसे नीलकंठ और नीला है जो कंठ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से हम चलते हैं आगे वाले में, और आगे आता है हमारे पास कौन सा, द्विगु समास। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग तीसरे पार्ट के अपने, और तीसरा पार्ट है हमारे पास द्विगु समास। अगर द्विगु समास की बात करें तो यह वह समास होता है जहां पर समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण आए। क्या है, संख्यावाचक। स्टूडेंट्स यहां पे याद रखना, द्विगु समास वही समास होता है जिसके पूर्व पद में क्या आ जाए, संख्यावाचक, यानी पहले ही आपको अनुमान हो जाए कि यहां पर संख्या यानी कोई नंबर की बात की जा रही है। अगर जहां पर नंबर की बात की जाएगी वो क्या होगा हमारे पास में, द्विगु समास होगा। जब मैं समास पढ़ा रहा था अपने रिसेंटली शुरुआत के टाइम पर, तो उसमें आप देखना शुरुआत में 1 और 2 मिनट के बीच में, उसमें मैंने एक लास्ट एग्जांपल आपसे पूछा है, चौराहा, 4 राहों का समूह। तो मैंने वहां पर बोला था आपसे कि इसमें कौन सा समास है, तो स्टूडेंट उसमें कौन सा समास है हमारे पास, द्विगु समास है उसके अंदर में। अगर मैं द्विगु समास की बात करूं, समस्त पद में, पूरे पद में
पहला जो है पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं चार पाई, चार मतलब हो गया कोई नंबर, चार यानी चार पायों वाला का समूह यानी यह समाहार, चार पायों का समाहार जो होता है वो क्या कहलाता है, चार पाई कहलाता है। हमारे पास चार मतलब चार, पाए मतलब पैर, यानी चार फुटे जो होते हैं चार पाई के, उसी के लिए उसको चार पाई बोला जाता है। फिर दूसरा तिरंगा, तिरंगा का तो हमारा संबंध बहुत ज्यादा बहुत ही क्लोज रिलेशन है, तो बात करते हैं तिरंगा यानी तीन रंगों का समाहार, जहां पे तीन रंग मिलकर किसी एक चीज को बनाते हैं जिसको तिरंगा बोलते हैं। तीन रंगों का समाहार क्या कहलाता है, तिरंगा कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स तिरंगा यानी ती मतलब तीन रंगों वाला, तो ये क्या हो गया हमारे पास संख्यावाचक आ रहा है, तो संख्यावाचक में कौन सा समास आता है, द्विगु समास आता है। तो इस चीज के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में या वीडियो पॉज करने के लिए उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लिखोगे तभी कुछ कर पाओगे, लिखोगे नहीं, सुनोगे तो खाली फिल्म देख के चल दोगे। क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास की बात करें तो ये समास का चौथा पार्ट है हमारे पास में, टोटल 6 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट और बताऊंगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर, कौन सा, पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। संकेत मतलब इशारा करते हैं, इशारा। अगर पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इसमें उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे मैं आपको बात करता हूं, कमल नयन, कमल नयन यानी कि कमल जैसे नयनों वाला। कमल जैसे नयनों वाले का उच्चारण अगर आप लोग रामायण और ये सब चीज देखते हैं तो इनमें आप लोगों ने देखा होगा भगवान राम को कमल नयन जैसा उसमें एक सम्मान दिया गया, यानी कि उनके नयन जो है, नयन मतलब आंख जो है वो कैसे, कमल नयन यानी कमल के फूल की तरह है। तो कमल नयन यानी कमल जैसे नयनों वाला, जैसे भगवान श्री राम को इशारा बोला गया है कि जैसे मैं बोलने लगूं कि आप कमल नयनों जैसे लगते हो, यानी कमल नयन जैसे आप लगते हो, यानी कि आप भगवान श्री राम जैसे लगते हो, यानी कि यहां पर कमल नयन का उच्चारण श्री राम के लिए बोला गया था, तो ये उनके लिए उदाहरण हो गया। जैसे दूसरा गोपाल, गोपाल हो गया हमारे पास, चक्रधार हो गया हमारे पास, यानी चक्रधार भी लिख सकते हैं आप लोग, चक्रधार यानी कि गोपाल गौ को पालने वाला या गौ का पालन करने वाला। श्री कृष्ण भगवान को गौरक्षक माना जाता था, और माना जाता क्या, माना जाता है, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है, गोपाल बोला जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए ये चीज यूज की गई है, यानी कि गोपाल बोला गया। गोपाल किसी को भी बोल दो, किसका इशारा है, श्री कृष्ण को इशारा जाता है। यानी कि पहले और दूसरे पद को मिलाकर यदि उसका उच्चारण तीसरे पद की तरफ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस तरीके से चक्रधार यानी कि चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, और चक्र को धारण करने वाले एक ही भगवान थे हमारे पास, वो थे सब भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान की तरफ को यह इशारा गया है कि चक्र को धारण करने वाला, तो श्री कृष्ण भगवान की तरफ इशारा गया है। यानी कि दो शब्दों के मेल से तीसरे शब्द को जो संकेत जाता है, या तीसरे पद यानी कि क्या बोला गया, दो पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी जहां पर भी आपको ऐसा वाक्य नजर आए कि यहां पर दो शब्दों के मेल से किसी तीसरे शब्द की तरफ हमारा ध्यान जाता है या संकेत हो रहा है, तो वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास है हमारे अंदर में। बहुब्रीहि समास का ये उच्चारण, और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इतने एग्जाम्पल आपको इजी एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि डेली लाइफ में भी आप इन सभी चीजों का ख्याल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कौन सा समास। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीजें पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 5। अब हम लोग एक बार लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने लास्ट सेकंड पार्ट की। हम लोग क्या बोलता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारे पास समास का 5वां ऐसा पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये एक रिलेशन को शो करता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है बिल्कुल। तो समास में देखिए, फेवरेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप फोन ले लो, फेवरेट क्या होता है, फेवरेट का मतलब है कि इसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, ऐसा फेवरेट। जैसे द्वंद्व समास कहता है हमारे पास, जिस समस्त
जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, यानी कि यहां पर पूर्व पद भी और उत्तर पद दोनों पद क्या होगा, समान होगा। यानी जिस पद समस्त पद में दोनों पद समान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और एग्जांपल देखिए मैंने सबसे पहले किसका नाम लिया हुआ है, भाई बहन। यानी भाई और बहन अगर मैं समावेश करता हूं तो भाई और बहन जो विग्रह हो जाएगा, अगर इसको समस्त पद में लेके चलो तो क्या हो जाएगा, भाई बहन। जो दोनों पद मिलकर एक समान पद को इंडिकेट करते हैं उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं भाई और बहन के बीच में जो और शब्द है वो क्या है, वो लुप्त शब्द है। क्या है वो, लुप्त शब्द है हमारे पास में, जैसे भाई बहन। दूसरा ऊंच नीच, यानी ऊंच और नीच जो है हमारे पास में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही शब्द है हमारे पास में, दोनों शब्द मिलकर समान शब्द बनाते हैं। उन शब्द को हम लोग क्या, उस समास को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन और ऊंच नीच, यानी ऊंच और नीच, यहां पर और क्या शब्द है, लुप्त शब्द है इसके अंदर में। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से लास्ट आता है अवयवी भाव समास। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, यानी पहला पद ही अवयव हो। जैसे समस्त आ जन्म, यानी कि जन्म से लेकर पहला पद अवयव है। दूसरा भर पेट, पेट भर कर, यानी कि दोनों पदों में अगर आप लोगों को दिख रहा है तो पहला पद आ जो है वो क्या है, पहला पद अवयव है हमारे पास में, यानी कि आ जन्म यानी जन्म से लेकर, और दूसरा क्या भर पेट यानी पेट भर कर। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 9, 10, 11 और 12 ये आप लोग सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियोस को अपने क्लासेस के वीडियोस में, और इससे भी और बेहतरीन वीडियोस लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने चालू कर दिया है फिजिकली इन आवर क्लासरूम, और अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ दी सम एलईडीज। तो मैं आपको बात करूंगा इस चीज के लिए भी 1 सितंबर से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन थोड़ा डिले हो गया रीजन वाइज। तो आगे चल के हम लोग जरूर इस पर कोशिश करने वाले हैं, शायद 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप मोटिवेट अस।